हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम बात कर रहे थे ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमने स्टडी की रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी की थी। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था गैमेटोजेनेसिस के बारे में, और जैसा कि हमने इससे जो प्रीवियस वीडियो है हमारा उसके अंदर डिस्कशन किया था कि गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो दो प्रकार की होती है। एक को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि शुक्र जनन की क्रिया, जिसके परिणाम स्वरूप नर सदस्य के अंदर नर युग्मकों के रूप में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और दूसरी जो प्रक्रिया होती है वो होती है oogenesis की प्रक्रिया, यानी कि अंड जनन की प्रक्रिया, जिसके अंदर मादा युग्मक के रूप में अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो कल हमने बात की थी स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, और जिसके अंदर हमने अध्ययन किया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया जो है वो दो स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है, जिसमें पहले चरण के अंदर निर्माण होता है स्पर्मेटिड का, यानी कि शुक्राणु पूर्वी का, और फिर उसके नेक्स्ट चरण के अंदर स्पर्मेटिड जो है उसके अंदर कुछ संरचनात्मक और क्रियात्मक बदलाव किए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप निर्माण होता है शुक्राणु का। और इस दूसरे चरण को हमने नाम दिया था शुक्र कायांतरण। ठीक है, तो आज हम अध्ययन करेंगे एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है उसका हार्मोनल रेगुलेशन किस प्रकार से होता है, और दूसरा हम अध्ययन करेंगे स्पर्म या शुक्राणु की संरचना का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि जो शुक्राणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो अगर हम बात करें हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि शुक्राणुओं के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका हार्मोन्स के द्वारा कैसे कंट्रोल किया जाता है, तो हम देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है इसका हार्मोनल जो कंट्रोल है वो हाइपोथैलेमस के अंडर में होता है। किसके अंडर में? हाइपोथैलेमस के। कैसे? कि जो हाइपोथैलेमस है, जिसे हम हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का कमांडर भी कहते हैं, सर्वोच्च कमांडर। ठीक है, और पीयूष ग्रंथि जो होती है उसको नाम दिया जाता है मास्टर ग्रंथि। तो होता क्या है कि जो हाइपोथैलेमस है इसके द्वारा एक गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्रावण किया जाता है, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है यहां पर GnRH के द्वारा। तो हाइपोथैलेमस के द्वारा किसका स्रावण होगा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि GnRH। और ये GnRH जो है वो जाएगा किसके पास? अग्र पीयूष ग्रंथि के पास, यानी कि पीयूष ग्रंथि का जो अग्र भाग है उसके पास। और जिसके कारण ये अग्र पीयूष ग्रंथि जो है इसके द्वारा एक तो LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा जो है वो FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इसका स्रावण किया जाएगा। तो हमने देखा कि हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करेगा? GnRH का सिक्रीशन करेगा, और ये GnRH जो है वो अग्र पीयूष ग्रंथि को LH और FSH के स्रावण के लिए प्रेरित करेगा। अब अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा क्या है? LH और FSH का स्रावण किया जाता है। इनमें से जो LH है, जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं, ये LH जो है वो क्या करेगा? टेस्टिस यानी कि वृषण के अंदर मौजूद जो लीडिंग टिश्यू जो है, जिसे हम अंतराली उत्तक कहते हैं, उसकी कोशिकाओं के पास जाएगा और उनको प्रेरित करेगा नर जनन हार्मोन यानी कि एंड्रोजन्स के रूप में टेस्टोस्टेरोन के स्रावण के लिए, जिसके कारण अब लीडिंग सेल्स के द्वारा क्या किया जाएगा? टेस्टोस्टेरोन का स्रावण किया जाएगा। और ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो क्या करेगा? सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, शुक्र जनन नलिकाएं जो होती हैं, उनके अंदर शुक्राणुओं का जो निर्माण है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है उसको इंड्यूस करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा, यानी कि इसको क्या करेगा? प्रेरित करेगा। और जिसके परिणाम स्वरूप स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया होगी, यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार से जो FSH है, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है, ये क्या करेगा? ये जाएगा सर्टोली कोशिकाओं के पास
और जिसके कारण अब ये सर्टोली कोशिकाएं जो हैं वो क्या करेंगी, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा बनने वाले जो शुक्राणु हैं उन्हें पोषण उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। तो ये है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया का हार्मोनल रेगुलेशन, जिसके अंदर हमने देखा कि सबसे पहले क्या होगा, हाइपोथैलेमस के द्वारा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्रावण होगा और ये जाएगा अग्र पीयूष ग्रंथि के पास, जिसके कारण अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा LH और FSH का स्रावण किया जाएगा। LH जो है वो लीडिंग सेल्स को टेस्टोस्टेरोन के स्रावण के लिए प्रेरित करेगी और ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करेगा और जिसके परिणाम स्वरूप शुक्र जनन की क्रिया यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण होगा। और FSH जो है वो जाएगा सर्टोली कोशिकाओं के पास और जिसके कारण सर्टोली कोशिकाएं जो हैं वो क्या करेगी, नवनिर्मित जो शुक्राणु हैं उन्हें पोषण उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। तो ये था स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है उसका हार्मोनल रेगुलेशन या हार्मोनल नियंत्रण। ठीक है, तो इसके बाद अब हम बात करेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा जिस शुक्राणु यानी कि स्पर्म का निर्माण हुआ है, जिसे हमने यहाँ पर इस डायग्राम के रूप में प्रदर्शित किया है। ठीक है, तो अब बात करेंगे इसकी संरचना क्या होती है इसके बारे में। तो देखो अब हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म यानी कि शुक्राणु की संरचना के बारे में। अगर हम बात करें शुक्राणु की संरचना के बारे में तो हम देखते हैं कि इसको कई भागों के अंदर बांटा गया है। जैसे कि इसका सबसे ऊपर वाला जो ये पोर्शन है, ये भाग, इसको नाम दिया जाता है शुक्राणु का सिर या हेड, जिसके अंदर प्रेजेंट होता है एक तो एक्रोसोम और दूसरा इसका न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद ये वाला भाग जो आप देख रहे हो, ये इतना भाग जो है वो कहलाता है मध्य खंड या मिडल पीस। क्या कहलाता है, मध्य खंड या मिडल पीस। और ये बीच का थोड़ा सा नैरो पार्ट यानी कि संकरा भाग जो क्या करता है, इसके सिर भाग को और इसके मिडल पीस यानी कि मध्य भाग को आपस के अंदर जोड़ने का कार्य करता है। इसको नाम दिया जाता है गिरवा या नेक यानी कि गर्दन। ठीक है, और ये अंतिम मिडल पार्ट के बाद का जो अंतिम ये भाग है, ये कहलाता है इसका पूंछ भाग यानी कि टेल रीजन। तो यहां पर देखो हमने रिप्रेजेंट किया है कि अगर हम शुक्राणु की संरचना के बारे में बात करें तो इसके अंदर संरचनात्मक रूप से कई भाग होते हैं। जैसे कि एक है इसका हेड, दूसरा हमने रिप्रेजेंट किया है गिरवा, फिर है मिडल पीस और एंड के अंदर हमने शो किया है इसके टेल को। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके हेड भाग के बारे में यानी कि सिर वाले भाग के बारे में। तो अगर हम बात करें इसके सिर वाले भाग के बारे में यानी कि ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है ये वाला, इसके बारे में, तो हम देखते हैं कि इसके सिर भाग के अंदर मुख्य रूप से दो संरचनाएं आती हैं। कौन कौन सी, एक तो है एक्रोसोम और दूसरा आता है इसका न्यूक्लियस। एक्रोसोम जिसके बारे में हमने इससे जो प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर थोड़ा डिटेल के अंदर देखा भी था। तो ये जो ऊपर वाला जो भाग है वो क्या कहलाएगा, एक्रोसोम कहलाएगा। ठीक है, जिसे अग्रपिंड भी बोला जाता है। इसका निर्माण जो है वो गोल्जिकाए के द्वारा होता है जैसा कि हमने देखा था, और इसके अंदर कई प्रकार के पाचक एंजाइम जैसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, लाइसिन एंजाइम या जिसे हम हाई एलोरोनिडेज एंजाइम आदि बोलते हैं वो पाए जाते हैं। और इसका जो मेन कार्य होता है वो होता है ओवम यानी कि अंडाणु की भित्ति को गलाना, ताकि शुक्राणु जो है वो इस अंडाणु के अंदर प्रवेश कर सके। ठीक है, तो इसका सबसे ऊपर वाला जो भाग है वो क्या कहलाएगा, एक्रोसोम कहलाएगा। और इस एक्रोसोम के ठीक नीचे की ओर प्रेजेंट होता है इसका न्यूक्लियस, जिसके अंदर नर सदस्य का जो आनुवांशिक पदार्थ मौजूद होता है, जिसे फिर आगे अंडाणु के अंदर प्रवेश करवाया जाएगा। यानी कि नर सदस्य के जो पैंतरक लक्षण हैं उनको अगली पीढ़ी तक लेकर जाने का कार्य जो है वो यहाँ पर उपस्थित ये न्यूक्लियस जो है ये करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शुक्राणु की अगर संरचना की बात की जाए तो इसका सबसे पहला जो भाग आता है वो क्या आता है, हेड या जिसे अपने सिर कहते हैं वो होता है, जिसके मुख्य रूप से दो भाग हैं। एक तो होता है इसके अंदर एक्रोसोम जो ऊपर की तरफ एक टोपीनुमा संरचना के रूप में है, और दूसरा होता है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, ये रहा। ठीक है,
अब अगर बात करी जाए इसके हेड पार्ट के मेन फंक्शन के बारे में, तो इसके दो ही मुख्य कार्य हैं। एक तो वो जो एक्रोसोम के द्वारा संपन्न करवाया जाएगा, क्या कि अंडाणु की झिल्ली को गलाना, अंडाणु की मेम्ब्रेन जो है उसका लाइसिस कर देगा, उसको गला देगा, ताकि जो है वो शुक्राणु उसके अंदर प्रवेश कर सके। और दूसरा अगर कार्य की बात करें तो वो कार्य जो ये केंद्रक जो है ये संपन्न करवाएगा, जो क्या है कि नर के आनुवांशिक गुणों को अंडाणु तक पहुंचाना। क्योंकि नर का जो जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है, वो इस केंद्रक के अंदर मौजूद है और इसी केंद्रक के माध्यम से जो है वो नर के आनुवांशिक गुणों को अंडाणु के अंदर स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका हेड रीजन। अब अगर बात की जाए इसकी नेक वाले भाग के बारे में, यानी कि गिरवा वाले भाग के बारे में, तो शुक्राणु की अगर गिरवा की बात की जाए तो हम ये कहेंगे कि ये एक ऐसा संकरा भाग है जो शुक्राणु के सिर वाले भाग को इसके मध्य खंड वाला यानी कि मिडल पीस वाला जो भाग है उसके साथ जोड़ने का कार्य करता है, ये संकरा पार्ट। ठीक है, इस संकरे भाग के अंदर जो तारक काय होता है उसके विभाजन से बनने वाले जो दोनों तारक केंद्र होते हैं वो मौजूद होते हैं। ठीक है, जिनमें से ये ऊपर वाला जो तारक केंद्र आप देख रहे हो, ये वाला, इसे नाम दिया जाता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल या समीपस्थ तारक केंद्र, जो आगे चल करके क्या है क्लीवेज या डिवीजन को प्रेरित करने का काम करेगा। और दूसरा होता है ये वाला जो इसके 90 डिग्री के एंगल के ऊपर या इसके लंबवत मौजूद है पहले वाले के, इसको नाम दिया जाता है डिस्टल सेंट्रियोल या दूरस्थ तारक केंद्र। और ये दूरस्थ तारक केंद्र जो है वो एक अक्षीय तंतु का निर्माण करता है, एक्साइल फिलामेंट जो है उसका निर्माण करता है। तो देखो ये रहा एक्साइल फिलामेंट या अक्षीय तंतु, जिससे आगे चल करके फिर शुक्राणु की पूंछ का निर्माण किया जाएगा, टेल का निर्माण किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर हम बात करें शुक्राणु की संरचना की, तो एक तो इसके अंदर मौजूद है सबसे ऊपर वाला भाग इसका हेड, जिसके अंदर मौजूद है एक्रोसोम, और दूसरा केंद्रक। और अगर इनके कार्यों के बारे में बात की जाए तो एक्रोसोम जो है ये क्या करता है, अंडाणु की झिल्ली को गलाने का कार्य करता है ताकि शुक्राणु जो है वो अंडाणु के अंदर प्रवेश कर सके और निषेचन की क्रिया संपन्न हो सके। और दूसरा है नर के आनुवांशिक गुणों को अंडाणु तक पहुंचाना, जो किसके माध्यम से किया जाता है, इस सिर भाग के अंदर मौजूद जो इसका केंद्रक है उसके द्वारा। यहां पर जो केंद्रक की शेप है वो शुक्राणु की आकृति का निर्धारण करती है। इसका अग्रभाग जो है इसकी आकृति कैसी होगी उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, केंद्रक के द्वारा किया जाता है। अलग अलग प्रकार के प्राणियों के अंदर जो शुक्राणु के सिर भाग की जो अलग अलग प्रकार की आकृति देखने को मिलती है वो इसके केंद्रक के आकार या आकृति के कारण ही देखने को मिलती है। जैसे कि मनुष्य के अंदर इसके अग्रभाग की आकृति या जो इसके सिर भाग की आकृति जो है वो स्पून लाइक होती है, यानी कि चम्मच के आकार की होती है। इसी प्रकार से हमने देखा गिरवा के बारे में। गिरवा के अंदर क्या है, दो तारक केंद्र जो है वो मौजूद होते हैं, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूसरा डिस्टल सेंट्रियोल, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। अब अगर बात की जाए इसके मिडल पीस के बारे में, तो ये वाला जो भाग है वो होता है मिडल पीस या मध्य खंड। इस मध्य खंड के अंदर क्या है, ये सेंटर के अंदर मौजूद है इसका अक्षीय तंतु या एक्साइल फिलामेंट, और इस एक्साइल फिलामेंट के चारों ओर प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या उपस्थित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जो इस एक्साइल फिलामेंट के चारों ओर स्पाइरल रूप से यानी कि सर्पिलाकार रूप से व्यवस्थित होकर एक रिबन के आकार की संरचना बनाते हैं और जिसे नाम दिया जाता है निबेन कर्ण। निबेन कर्ण जो है वो कुछ और नहीं है, ये क्या है, वास्तविकता के अंदर जो इस एक्साइल फिलामेंट है इसके चारों ओर सर्पिलाकार रूप से व्यवस्थित माइटोकॉन्ड्रिया ही है, जो इसे एनर्जी प्रोवाइड करवाने का कार्य करते हैं गति के टाइम। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इनके चारों ओर जो साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य जो है उसकी भी एक पतली परत या थिन लेयर जो है वो उपस्थित होती है, और जिसके लिए एक शब्द यूज में लिया जाता है और वो है मैनचेट, जिसे हम क्या कहेंगे, मैनचेट कहेंगे।
और इस मिडल पीस का जो लास्ट वाला पोर्शन है, ये नीचे वाला भाग, जहां से आगे फिर टेल यानी कि पूंछ भाग जो है वो स्टार्ट हो जाता है, यहां पर भी एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, यहां पर प्रेजेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इनको आगे इसका जो टेल रीजन है उसके अंदर जाने से रोकती है, और इस वलय को नाम दिया जाता है जेनसन वलय या जेनसन रिंग। ठीक है, तो ये था इसका मध्य भाग। अब अंत में आता है इसका टेल भाग यानी कि पूंछ वाला भाग, जो शुक्राणु का अंतिम और संकरा जो भाग होता है उसे नाम दिया जाता है टेल, और इसके द्वारा शुक्राणु को क्या करवाई जाती है, गति करवाई जाती है। और इस टेल रीजन की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से इसे दो भागों में बांटा जाता है, एक मेन पीस और दूसरा एंड पीस। तो यहाँ से अगर अपने स्टार्ट करें, यहाँ तक का जो ये भाग है ये तो कहलाएगा मेन पीस, जिसके अंदर क्या है, एक तो एक्साइल फिलामेंट है, इसके चारों ओर कुछ मात्रा में साइटोप्लाज्म भी है, और साथ में क्या है, इसके ऊपर एक झिल्ली मौजूद है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। लेकिन जो इसका एंड पार्ट है उसके अंदर मुख्य रूप से केवल एक्साइल फिलामेंट जो है वो ही पाया जाता है। तो ये वाला जो है वो कहलाएगा इसका मेन पीस, और अंत वाला क्या कहलाएगा, एंड पीस। तो ये थी एक स्पर्म यानी कि शुक्राणु की संरचना, जिसके अंदर ये सबसे आगे वाला जो भाग है वो कहलाता है इसका सिर, जिसके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है ये एक्रोसोम जो गोल्जी बॉडी से बनता है, और ये उपस्थित है इसका केंद्रक, जिसके अंदर नर सदस्य का जो क्रोमेटिन है, आनुवांशिक पदार्थ है, वो उपस्थित होता है। इसके बाद का ये संकरा भाग जो है वो कहलाता है इसकी गिरवा या नेक, जिसके अंदर तारक काय के विभाजन से बनने वाले दोनों तारक केंद्र मौजूद होते हैं। जो केंद्रक की ओर मौजूद होता है उसे नाम दिया जाता है समीपस्थ या प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जिसके द्वारा आगे चल करके जाइगोट के अंदर क्लीवेज जो है उसको संपन्न करवाया जाएगा। और जो दूसरा सेंट्रियोल, जो दूसरा तारक केंद्र जो यहां पर उपस्थित है वो कहलाएगा दूरस्थ तारक केंद्र या डिस्टल सेंट्रियोल, जिसके द्वारा आगे चलकर एक्साइल फिलामेंट या अक्षीय तंतु का निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद गिरवा के नीचे का हल्का सा जो चौड़ा भाग है थोड़ा सा, वो कहलाता है मिडल पीस या मध्य खंड। तो ये वाला जो भाग है ये है इसका मिडल पीस या मध्य खंड। मध्य खंड के अंदर जो एक्साइल फिलामेंट है इसके चारों ओर सर्पिलाकार रूप से इस तरह से यूं व्यवस्थित रहते हैं, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, और इन्हें नाम दिया जाता है क्या, निबेन कर्ण। और इनके चारों ओर जो है वो एक कोशिका द्रव्य की पतली परत पाई जाती है, जिसे नाम दिया गया है मेनचेट। और इसके अंतिम भाग के ऊपर यहाँ पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, वलय के समान संरचना होती है, जो यहाँ पर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकलने यानी कि इस जो पूंछ वाला भाग है, टेल वाला जो रीजन है वहाँ पर जाने से रोकती है। इसको नाम दिया जाता है जेनसन वलय। और ये अंतिम जो पार्ट है इसका ये वाला, ये कहलाता है इसका पूंछ भाग, जो कि इस शुक्राणु को गति करवाने में सहायक है। तो इसी के साथ स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया और शुक्राणु की संरचना जो है वो होती है कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे oogenesis के बारे में, यानी कि अंड जनन के बारे में, यानी कि अंडाणुओं का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में, और साथ में देखेंगे अंडाणु की संरचना। वैसे अंड जनन की प्रक्रिया यानी कि oogenesis की प्रक्रिया का कुछ जर्नल इंट्रोडक्शन जो है वो हम जब अंडाशय की यानी कि ओवरी की स्ट्रक्चर का अध्ययन कर रहे थे उस दौरान भी देखा था, लेकिन अब हम अंड जनन की प्रक्रिया को थोड़ा डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच।